हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मिस्टिक पॉपअप बार और वो एक कोरियन ड्रामा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो रात के अंधेरे में एक पवित्र पेड़ के पास जाती है। वो गुस्से से वहाँ रखा हुआ सारा खाना गिरा देती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ वोल्जू एक सोई हुई बूढ़ी महिला के पास बैठी है। वो उसका हाथ पकड़कर ध्यान लगाती है। तब हमें पता चलता है कि वोल्जू लोगों के सपनों की दुनिया में जाके उनकी मदद करने की एबिलिटी रखती है। वो बाद में उस बूढ़ी महिला के परिवार वालों को बताती है कि उसके पति की बॉडी गलत जगह पर दफनाया गया है, इसलिए वो उनको सपने में आके काफ़ी परेशान कर रहे हैं। वोल्जू उनकी बॉडी धूप वाले जगह पर फिर से दफनाने का सलाह देती है। वोल्जू को हनयांग शहर में काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता था उसके सपने देखने की ताकत की वजह से, जिसे वो लोगों का मदद करने के लिए यूज़ करती थी। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो उस पवित्र पेड़ के पास अपने बेटे राजकुमार के लिए प्रार्थना कर रही थी, जो काफ़ी दिनों से बीमार था। रानी को वोल्जू के सपने देखने की ताकत के बारे में पता चलता है, जिससे वो काफ़ी चौंक जाती है। शाम को वोल्जू की माँ उसे बताती है कि वो चाहती है कि वो अपने ताकतों का यूज़ करना बंद करे और शादी करने के बारे में सोचे, पर वोल्जू कहती है कि उसे लोगों की मदद करना काफ़ी अच्छा लगता है और शादी वो तभी करेगी जब उसे सच्चा प्यार मिल जाएगा। अचानक वोल्जू को राजकुमार को देखने के लिए बुलाया जाता है और रानी उसे राजकुमार के सपने पढ़ने का ऑर्डर देती है। जब वोल्जू राजकुमार के सपने पढ़ती है तो वो देखती है कि उनके सपनों में एक नहीं बहुत सारे आत्माएं उन्हें परेशान कर रहे हैं, जो लोग शाही परिवार के हाथों मारे गए हैं। वो रानी को सलाह देती है कि आत्माओं की बॉडीज़ को धूप वाले जगह पर शिफ्ट करेंगे तो शायद वो राजकुमार के सपने में आके परेशान करना बंद करेंगे, पर रानी को पता नहीं होता कि वो सारे बॉडीज़ कहाँ हैं। इसलिए वोल्जू लगातार कई रातों के लिए महल में आती है ताकि राजकुमार के सपनों में आत्माओं से वो पूछ सके। अगले कुछ दिनों के लिए वो आत्माओं को आराम देने का काम करती है जब तक कि राजकुमार के सपने काफ़ी सुखद ना हो जाए। जब राजकुमार थोड़े ठीक होने लगते हैं तो रानी वोल्जू को काफ़ी सारे महंगे गिफ्ट्स देती है, वोल्जू के मना करने के बाद भी। लेकिन महंगी गिफ्ट से वोल्जू काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। राजकुमार ठीक तो हो जाते हैं पर कुछ अलग सा बिहेव करना शुरू करते हैं, जैसे कि हमेशा मुस्कुराते रहना, काफ़ी बार बुलाने पर भी ना सुनना, जिसे देख रानी काफ़ी चिंतित सी हो जाती है और वो अपने नौकर को ऑर्डर करती है कि वो जाके वोल्जू को वापस महल लेके आ जाए। जब वो नौकर गांव में आती है तो वो वोल्जू के बारे में काफ़ी सारे गंदे गपशप सुनती है, जैसे कि वोल्जू ने ज़रूर सपने पढ़ने से ज़्यादा ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसको इतने सारे महंगे गिफ्ट्स मिले हैं। जब वोल्जू की माँ को ये सब पता चलता है तो वो वोल्जू को अपने चाचा के पास भेजने का डिसाइड करती है और वोल्जू को अपने बाल ऊपर बांधने को बोलती है, ये कहते हुए कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही ऊपर नहीं बांधते, पर जो प्यार में होते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। पर वोल्जू गांव से अकेले जाने से मना करती है तो उसकी माँ अपने बालों से बिन्नियों निकाल कर वोल्जू को देती है और उसे बोलती है कि अगर वो बिन्नियों को कसकर पकड़ती है तो उसे वो व्यक्ति लेके आएगा जिसकी उसे सख्त तलाश है। शहर छोड़ने के थोड़ी ही देर बाद वोल्जू को चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके घर पे आग लगी हुई है। वो जब वहाँ जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ अभी भी अंदर है। वोल्जू रोती है और उसकी माँ को ना मानने की भीख मांगती है, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब हमें वापस से इस एपिसोड के उन पलों को दिखाया जाता है जब वोल्जू रात के अंधेरे में पवित्र पेड़ के पास जाती है और गुस्से में वहाँ रखा हुआ सारा खाना गिरा देती है और पहाड़ के ऊपर खड़े होकर उस गाँव के तरफ देख के बोलती है कि मृत्यु में भी मैं तुम सभी को श्राप देती हूँ। वो पवित्र पेड़ से खुद को फांसी लगाती है और जैसे ही उसका शरीर रात की हवा में झूलता है उसके बालों से बिन्नियों ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन फटने लग जाती है और उसमें से चमकती हुई दरारें पूरे पेड़ में फैल जाती है, जो उसके पत्ते और शाखाओं को जला देती है। वोल्जू की बॉडी के चारों ओर गोल्डन पार्टिकल्स फैल जाते हैं, जिसमें से एक 500 साल बाद का सियोल दिखाता है। अब हम वोल्जू को देखते हैं 500 साल बाद, जो मिस्टिक पॉपअप बार चला रही होती है। उसके बार में आज मिरान आई होती है जो काफ़ी परेशान दिखती है। वोल्जू अब उसे अपनी परेशानी बताने के लिए बोलती है, पर मिरान अपनी परेशानी शेयर नहीं करती, जिससे वोल्जू काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। बाद में वोल्जू मैनेजर गुई से बात करती है और शिकायत करती है कि 1 लाख कस्टमर्स की परेशानियां हल करना काफ़ी मुश्किल है, पर मैनेजर गुई से बोलता है कि पवित्र पेड़ से फांसी लगाने की यह उसकी सज़ा है। वोल्जू एक ऑनलाइन बिजनेस खोलने का सजेस्ट करती है जिससे कस्टमर्स को यहाँ खुद आना ना पड़े और सब परेशानियाँ ऑनलाइन ही हल हो जाए, पर मैनेजर गुई उसका मजाक उड़ाने लगता है। मैनेजर गुई वोल्जू को बोलता है कि हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करने के लिए उसे कुछ चाहिए, पर वोल्जू ने पिछले 6 महीने से ड्रीम वर्ल्ड का दरवाज़ा खोला ही नहीं था। वोल्जू बोलती है कि किसी भी इंसान के सपने में जाना इतना आसान नहीं होता, यहाँ तक कि उनकी मदद करने के लिए ही क्यों ना हो। फिर हमें कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ वोल्जू ने बहुत सारे लोगों की मदद की थी। ये काम वो काफ़ी समय से करती आ रही थी।
इतने सारे लोगों की मदद करने के बावजूद मैनेजर कोई उसे याद दिलाता है कि अभी भी वोल्जू अपने टारगेट से 10 कदम दूर है। मैनेजर कोई उसे सजेस्ट करता है कि वो अपना गुस्सा थोड़ा कम करे और लोगों से अच्छा बिहेव करने लगे, नहीं तो लोग उसको अपनी परेशानियां नहीं बताएंगे। पास में कापियोल मॉड दिखाया जाता है जहाँ पर मीरान काम कर रही होती है, जो पिछली रात वोल्जू की कस्टमर थी। मीरान सैंपल्स बेचने का काम कर रही थी। वहीं पर कांगबे भी काम कर रहा था। कांगबे कस्टमर्स के छुए जाने से बचता है, क्योंकि जो कोई भी उसे छूता है वो अपने सारे गहरे राज, सब अपने पर्सनल सीक्रेट्स बताने के लिए मजबूर हो जाता है। काम के बाद एक मीटिंग में मीरान को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है, जो वो लगातार 5वीं बार जीत रही थी। बाद में कांगबे अपने कलीग्स को बोलता है कि मीरान बहुत जल्दी परमानेंट एम्प्लॉय भी बन जाएगी। उसके बाद कांगबे अपने स्कूल फ्रेंड जिनते से मिलने जाता है, जो उसका वेट एक कैफ़े में कर रहा था। कांगबे जिनते से सावधानी से हैंडशेक करने से बचता है, पर कुछ सिचुएशंस के वजह से जिनते उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कन्फेस करना शुरू करता है कि कांगबे एक बेवकूफ़ है, जो सोचता है कि उसने अपनी दोस्ती के खातिर उसे यहाँ पर बुलाया है, पर वो तो सिर्फ कांगबे का फ़ायदा ही उठा रहा था। ये सब सुन के कांगबे काफ़ी दुखी हो जाता है। घर जाने के रास्ते में कांगबे मीरान को देखता है, जो नशे में होती है और रोड के बीच में खड़े होकर सारे टैक्सी वालों को चिल्ला रही होती है। कांगबे उसे ऐसा देख काफ़ी चौंक जाता है। नेक्स्ट डे काम पे मीरान मीट के सैंपल्स को कुक कर रही होती है। एक कस्टमर उसके सारे सैंपल्स को खाने लग जाता है और उसे और बनाने के लिए बोलता है। जब मीरान मना कर देती है तो वो कस्टमर मीरान के हाथ से चिमटा छीन के खुद ही मीट को पकाना शुरू करता है और मीरान का इंसल्ट भी करता है। मीरान जब कस्टमर के हाथ से चिमटा लेने की कोशिश करती है तो कस्टमर उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है, जिससे मीरान को गुस्सा आता है और वो कुछ मीट के सैंपल्स को कस्टमर पे फेंकने जाती है, पर वो झुक जाता है और कांगबे जो उसके ठीक पीछे खड़ा था उसके गाल पे जाके लग जाता है। तभी वोल्जू वहीं पर थी। वो कस्टमर का गला पकड़ लेती है और उसे पूरी तरीके से हवा में उठा लेती है और बोलती है कि वो एक भिखारी है जो फ्री का खाना खाता है और जो उसे खाना देते हैं उसका ही इंसल्ट करता है। ऐसे बोलकर वो उसे ज़मीन पर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त स्टोर मैनेजर वहाँ पे आता है और वो मीरान से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है, पर मीरान बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। मिस्टिक पॉपअप बार में मैनेजर गुई वोल्जू को गुस्सा करता है अपना आपा खोने के लिए, तब जब उसने बोला था कि उसे इंसान ही पसंद नहीं है। घर जाते वक्त कांगबे मीरान को देखता है, जो रोड क्रॉस करने वाली होती है, पर सामने ट्रक आ रहा होता है और कांगबे सही समय पर जाकर मीरान को बचा लेता है। कांगबे को समझ में आ जाता है कि मीरान ने जानबूझकर ये सब किया है। कांगबे उसे अपने साथ खाना खाने के लिए इन्वाइट करता है, जहाँ पे उसे मिस्टिक पॉपअप बार दिखता है। वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। वोल्जू उन दोनों के लिए अपना स्पेशल साम्यांग बनाती है और मीरान से अपने ख़राब दिन के बारे में पूछती है, पर मीरान बोलती है कि वो अपने ख्यालों में व्यस्त थी जब वो ट्रक के सामने गई। कांगबे मीरान के लिए बैंडेड लेके आता है, पर मीरान को कांगबे के गाल पे लगी चोट की ज़्यादा चिंता थी, जो उसने गलती से मारी थी। जब वो कांगबे को गाल को छूती है तो कांगबे की एबिलिटी काम करना शुरू करती है और मीरान उसे अपने आत्महत्या के बारे में बताना शुरू करती है। मीरान बोलती है कि उनका मैनेजर पाक उसे सेक्सुअली हैरेस कर रहा था कई महीनों से। वो मीरान के साथ काफ़ी एग्रेसिव होता है, ये बोल के कि मीरान का जॉब उसके हाथ में है। वोल्जू को यह सब सुन के काफ़ी गुस्सा आता है। वो मीरान से पूछती है कि वो मिस्टर पाक का क्या करना चाहती है। मीरान बोलती है कि वो चाहती है कि मिस्टर पाक को पता चले कि कैसा लगता है जब उसे जाने के लिए कोई जगह ना हो। वोल्जू कांगबे को वॉशरूम भेज देती है और वो मीरान को अपना स्पेशल ड्रिंक पिलाती है, जिससे उसको काफ़ी नींद आ जाती है। मीरान खुद को स्टोर के सीसीटीवी रूम में पाती है और हर स्क्रीन पे मैनेजर पाक के उस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले पल प्ले होते हैं। उसमें से एक स्क्रीन पे मैनेजर पाक मीरान के पास आता है, पर मीरान अचानक वोल्जू में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो मैनेजर पाक का हाथ ग्रिल पैन में रख देती है और उसे उठा के पटक देती है। मैनेजर पाक चिल्लाते हैं और भागने लग जाता है, पर वो जहाँ पे भी जाता है वोल्जू वहाँ पर पहुँच जाती है। इसी बीच कांगबे वॉशरूम से रिटर्न आता है तो वो देखता है कि बार के टेंट में से लोग आ रहे जा रहे हैं, तो उसे लगता है कि वो अभी भी नशे में है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि मीरान अभी भी सोई है और वोल्जू का कुछ पता नहीं होता। वो मीरान को उठाने के लिए हाथ लगाता है। जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है तो वो मीरान के सपनों की दुनिया में पहुँच जाता है। वोल्जू जैसे ही कांगबे को वहाँ देखती है तो वो काफ़ी चौंक जाती है, क्योंकि कोई भी आम इंसान सपनों की दुनिया में नहीं आ सकता। जैसे ही मैनेजर गुई वहाँ पे पहुँचते हैं तो कांगबे उसे पूछता है कि वो मीरान के सपने में क्या कर रहा है। तो मैनेजर गुई उसे बताता है कि वो दोनों आत्माएं हैं जो लोगों की इच्छा पूरी करके उनकी मदद करते हैं। मैनेजर गुई वोल्जू को बताता है कि कांगबे की स्पिरिचुअल विजन बचपन से ही खुली हुई है, जो उसे काफ़ी अनोखा बनाती है, और जैसे ही वो ड्रीम वर्ल्ड से निकलेगा वो ये सारी बातें भूल जाएगा।
कांगबे वोल्जू से पूछता है कि क्या वो लोगों को बदल सकती है, तो वोल्जू बताती है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसी बीच मैनेजर पाक वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो दोनों आत्मा उसके पीछे जाते हैं और उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। मीरान अभी भी सीसीटीवी वाले रूम में बंद थी। कांगबे, वोल्जू और मैनेजर गुई उसे बाहर आने को बोलते हैं, ये कहते हुए कि अब सब ठीक हो जाएगा। मीरान जैसे ही बाहर आती है तो वोल्जू उसे स्ट्रॉन्ग बनने का ऑर्डर देती है। अगले दिन मीरान एक सीसीटीवी फुटेज लेके चीफ मैनेजर को दिखाती है और बताती है कि मैनेजर पाक ने उसे काफ़ी हैरेस किया था। चीफ मैनेजर उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो पक्का मैनेजर पाक को पनिश करेंगे और मीरान को सच बोलने के लिए शाबाशी भी देते हैं। पिछले दिन वाला रूड कस्टमर मीरान से माफ़ी मांगने आता है। तभी हमें पिछले रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मैनेजर गुई उसे मिलने गए थे। जैसे ही कांगबे मीरान के पास जाता है वो उसे पिछले रात के लिए माफ़ी मांगती है और उसे घर पहुंचाने के लिए थैंक यू भी बोलती है। हालांकि कांगबे को कुछ भी याद नहीं रहता। शाम को जब कांगबे बाहर निकलता है तो उसे अचानक पिछले रात की कुछ चीज़ें याद आने लगती है। तब उसके पैर के नीचे वोल्जू का बिन्नू लगता है तो उसे बिन्नू को देख के कांगबे को पक्का यकीन हो जाता है कि वो पिछली रात पक्का मीरान के सपनों की दुनिया में था। इसी बीच वोल्जू मैनेजर गुई के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे चीफ योम आते हैं क्वीन योमरा का मैसेज लेके। क्वीन योमरा उसे बताती है कि अब वोल्जू के पास 1 लाख का टारगेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 महीना ही बचा है। अगर उसने 1 महीने में अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो उसे नरक में भेज दिया जाएगा। वोल्जू चीफ योम का विरोध करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे बताता है कि आत्माएं जिनको ऐसा पनिशमेंट मिलता है उनको ये 300 साल में पूरा करना होता है और वोल्जू ने ऑलरेडी 200 साल का एक्सटेंशन ले रखा था। चीफ योम के जाने के बाद वोल्जू इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे कांगबे की शक्तियों के बारे में याद आता है और यहाँ कांगबे को भी वोल्जू के लोगों के बदलने की बात याद आती है। दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए दौड़ते हैं। दोनों एक पुल के ऊपर मिलते हैं। कांगबे उसे उसकी मदद करने के लिए बोलता है। वोल्जू मान जाती है लेकिन बदले में कांगबे को भी उसकी मदद करनी पड़ेगी ऐसा बोलती है। एपिसोड 1 यहाँ पे ख़त्म होता है जहाँ वोल्जू अपने माँ की बात याद करती है। तुम अकेली नहीं होगी, जब भी तुम्हें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत हो इस बिन्नू को कस के पकड़ो। ये आपको वो व्यक्ति लेके आएगा जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।